उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया है और यूपी के सभी जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि विपक्ष के सारे संदेह गलत साबित हुए हैं। विपक्ष लगातार एसआईआर को एनआरसी की तरह ले रही थी। वहीं एक तरह का हवा क्रिएट किया गया है कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के नाम हटाने की साजिश के तहत एसआईआर लाया गया है। लेकिन यूपी की हकीकत यह है कि मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे कम नाम कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये चुनाव में आने वाले समय में अपनी पराजय सुनिश्चित देख रहे हैं। जनता इन पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए ये गुमराह करके जो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सफलता कुछ सीटों में प्राप्त कर लिए, तो वो सोच रहे हैं कि हर चुनाव में भ्रम फैलाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे, भाजपा की डबल इंजन सरकार को बदनाम करेंगे, इससे उनको राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। तो मिलने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र का महायज्ञ है। किसी का नाम कटा है तो जोड़ने के लिए 1 महीने का समय अपना जुड़वा ले। अगर नहीं जुड़वाना है तो ये बकवास क्यों करते हैं, उल्टे सीधे बयान क्यों देते हैं, जनता को भ्रमित क्यों करते हैं। अगर जिम्मेदार राजनीतिक दल हो तो जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते काम करो, जैसे भाजपा कर रही है। और सरकार को भी बदनाम मत करो, आयोग को भी बदनाम मत करो। आप कार्यकर्ता अपने लगाओ और जिनके नाम कटे हैं गलत, उनके जुड़वाओ। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय किया गया है। उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खेलवाड़ किया गया है। और जितने मतदाता जो इस तरीके से जो सचमुच जिनका नाम कटा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। जो जल्दबाजी का निर्णय है बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 1 महीने का समय देकर बाकी स्टेट्स को भी 1 महीना दिया, फिर 1 हफ्ते बढ़ाया। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, कम से कम 6 से 8 महीना समय देना चाहिए था, जिससे ये सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती थी। और जो नाम जल्दबाजी में कटे, तमाम बीएलओज बेचारे असमय मर गए। जो 3 लोगों ने तो फांसी लगा ली, एक ने जहर खा लिया, एक कुएं में कूद गया। आप सोचिए कितना दबाव बनाया और कितने लोग बीएलओज हार्ट अटैक से मर गए, कितने बीएलओज ब्रेन हेमरेज से मर गए, गाड़ी से दब गए। ये पूरी तरीके से अत्याचार किया चुनाव आयोग और सरकार ने। उनको भी उस पर तत्काल उनको मुआवजा मिले, उनको सहयोग करे, उनको नौकरी मिले। देखिए, अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट का पूरा अध्ययन कर लो, उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सहारनपुर में ही है, सहारनपुर में 25% वोट कटा है सिटी के अंदर। तो इतनी भारी तादाद में अगर वोट कटा है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी भारी तादाद में वोट कट रहा, 16% वोट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कटा है। तो ये जब तक इसका हम अध्ययन कर लें, और मुझे लगता है ये बूमरैंग करेगा इन्हें, जो इन्होंने कराया ना, इन्हीं के गले में पड़ेगा ये। कि कई लोग लापता हैं या लापता की श्रेणी में डाला गया, उनको लेकर के भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, कैसे देखते हैं? देखिए, जो एसआईआर हो रहा है उसमें 21 साल के बाद हो रहा है। तो जो मृतक लोग हैं 46 लाख के ऊपर हैं, इनके नाम कटे हैं। 1,23,00,000 ऐसे मतदाता हैं, 1,23,00,000 जो शिफ्ट हैं। गांव में रहते थे तो वो शहर चले गए, और शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो सियासी सवाल है वो है एसआईआर। यानी कि प्रकार जिस तरीके से बात चल रही है चुनाव को लेकर के कि प्रबुद्ध पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर, ये एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर सियासी जो घमासान मचा हुआ है, इसमें सरकार कुछ कहती है कि हम जो फर्जी मतदाता हैं उनको हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वही विपक्ष इस बात को कह रहा है कि वो सरकार अपने मतदाताओं के हिसाब से, जहां पे उनके मतदाता सबल हैं और जहां पे उनके विपक्षी हैं, उनको वोट काट रहे हैं। ये घमासान लगातार मचा हुआ है और इस घमासान को लेकर के तमाम सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से आयोग और आयोग की तरफ से आयोग के अधिकारी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसमें किसका पक्ष कितना सही है, कितना गलत, क्या एसआईआर होनी चाहिए नहीं होगी, क्या पुनरीक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या जो लोग एक स्थान से ज्यादा कई स्थानों पर अपने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए हुए हैं उनका नाम होना चाहिए ना होना चाहिए, इस बात पे तमाम अहम सवाल उठता है। अब ये सवाल का उत्तर कैसे क्या होगा, इसके जानने के लिए क्या कहते हैं हमारे साथी और हमारा क्या कहता है पक्ष विपक्ष, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से अमित जी
और समाजवादी पार्टी से दारा सिंह यादव जी, और हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर हैं टीएन मिश्रा जी साथ में मौजूद हैं, और तौकीर किदवई जी भी हमारे सहयोगी रिपोर्टर साथ में मौजूद है हमारे स्टूडियो में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे पहले जाते हैं अमित त्रिपाठी जी के पास। अमित त्रिपाठी जी से मैं कहूंगा कि आप जो है, ये जो सरकार जो एसआईआर हुआ, एसआईआर को लेकर के जो विपक्ष जिस तरीके से दावे कर रही है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके मतदाताओं को कम किया जा रहा है, यहां तक कि बीएलओ की जो मौतों का मामला सामने आया था, ये तमाम मुद्दे हैं, इसमें क्या कहते हैं आप? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष तो हताशा में है, निराशा में है। जो भी कोई देश हित में बात होती है उसमें उसको कहीं ना कहीं अपने सवाल खड़े करने होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जो सहभागिता है उससे दूर भागती है। क्योंकि जहां तक एसआईआर की बात है, एसआईआर इसलिए जरूरी था क्योंकि जो लोग मतदाता सूची में या तो मृतक हो गए या फिर शिफ्ट हो गए और उनके वोट एक जगह नहीं, जैसे मानिए लखनऊ के अंदर वोट है तो उनका वोट सीतापुर, लखीमपुर जो उनके गांव है वहां पर भी वोट है, तो कई जगहों पे एक जगह पे दो जगह पे, जैसे जानकीपुरम में वोट है तो उसका वोट अलीगंज में भी है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम इन सब चीजों को सरकार ने देखा और देखिए एक सवाल उठता है। अभी आपने बताया कि जिनके वोट कई जगह बने हुए हैं, 2014 में आपकी सरकार आई, उसके बाद 2019 में आई, है ना, और आप फिर से आपकी तैयारी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उस समय वो वोट कई जगह थे कि नहीं थे, और अचानक आपको कैसे लगा कि वोट अलग कई जगह हो गए? उस समय जो जीत हो रही थी तो आपको नहीं लग रहा कि वोट कई जगह हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत और हार के लिए कोई काम नहीं करती है, जो देश हित में काम होता है उस पर काम करती है। जहां तक आपने कहा कि आपकी सरकार 2014 में आई, बिल्कुल 2014 में, लेकिन जो आखिरी पुनरीक्षण हुआ था वो 2003 में हुआ था, और जब 2003 में हुआ था उसके बाद सीधे 2026 में होने का काम हुआ है। तो इस बीच में जो लोग मृतक थे, जो शिफ्टेड हैं, या जो लोगों ने नए घर दूसरी जगह बना लिए, उनका कहीं ना कहीं उनका वोट वही होना चाहिए। और हम सब देश हित में ये फैसला देखिए। और दूसरी चीज, एसआईआर जरूरी इस वजह से भी है कि जो हमारे देश के अंदर जो हमारे संसाधन है, जो हमारे देश की जो योजनाएं हैं, वो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए जो हमारे देश के हैं, ना कि उन लोगों की जो वहां अवैध वोटर यहां पर स्थापित हुए, चाहे बांग्लादेशी रूप में हो, चाहे गोंडिया मुसलमान के तहत हो, ऐसे लोगों को देश के बाहर जाना बड़ी बात कह रहे हैं कि ये विदेशी लोग हैं। अब मैं राय लेना चाहूंगा दारा सिंह यादव जी से कि दारा सिंह यादव जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि रोमानिया है या बांग्लादेशी हैं, और इनके अलावा क्या इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, जो आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ वोट कट रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही, तो 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये कहाँ है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी सवाल आपने किया उसके जवाब नहीं दे पाई। बात यह है कि ये जब कोई फंस जाते हैं तो राष्ट्र हित की बात करने लगते हैं। रक्षा मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आपका है, कानून व्यवस्था की पूरी टीम आपके पास है, और ये आए कैसे? बात यह है कि जब इनको 2014 में सत्ता हासिल करना था तो लोगों को लाकर धीरे धीरे बसाए। जब जाना कि शहर के अंदर इतना हमारा फर्जी वोट पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वोट चोरी में जो इनके हम लोगों ने जो तथ्य दिए थे निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमें आप एफिडेविट के साथ दीजिए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब उस एफिडेविट को दिया, उसको इन्होंने नकार दिया, तो सोचा कि अब जब हम पूरी हमारी पोल खुल रही तो लाइए एसआईआर करा देते हैं। आज इन्होंने एसआईआर कराई, उसका जो है आप परिणाम देख लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर बेलों की ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, उन बेचारों की जान चली गई। उनके परिवार का आप कौन देख रेख करेगा? सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। सरकार का काम है 8 बजे बंद कर देना, और सुबह जब उतर जाती है कहते रहे हम तो इतने लोगों को मार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी हमें यह बताए कि बिहार में आप एसआईआर कराए, उत्तर प्रदेश में कराए, उसका परिणाम भी आ गया। अब ये बताइए बांग्लादेशी कितने मिले आपको, रोहिंग्या कितने मिले आपको? ये सवाल उठता है, ये सवाल है सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी बताना चाहेंगे कि ये सवाल है कि कितने मिले। देखिए, सवाल इस बात का है कि रोहिंग्या यहाँ आए कैसे। तो पहली बार अवैध वोटर 2014 के बाद नहीं आया इस देश के अंदर। 1984 से अवैध घुसपैठिया इस देश के अंदर काबिज होना शुरू हुआ था। ये आंकड़े उठाने, जब समाजवादियों को आंकड़े नहीं पता होते हैं तो वो इस तरीके की बात सिर्फ अखिलेश यादव जी, बस अखिलेश आप बताइए कि कितने मिले? सुनिए तो, 1984 में जब घुसपैठिया इस देश के अंदर आए, आज 2026 है
और एक दिन के अंदर घुसपैठिया बाहर नहीं हो जाएगा। जब लगातार 35-40 साल से देश के अंदर घुसपैठिया काबिज होगा, बड़ी संख्या में काबिज हुआ, तो उसको ढूंढने में समय लगता होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देश के अंदर दुर्भाग्य हमारे देश का, जब ऐसी पार्टियां देश के अंदर है जो अवैध वोटरों को संरक्षण देती है। मैं आपको लखनऊ का उदाहरण दे देता हूं, आप आ जाइए मेरे साथ जानकीपुरम, वहां पे समाजवादी पार्टी के पार्षद हुआ करते थे और रेलवे लाइन के बगल में झोपड़ा पट्टियों पे अवैध वोटर पकड़े गए थे। आज उनको वहां से सफाया करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज वहां पर एक भी झोपड़ा पट्टी नहीं है। जब इस तरीके की पार्टियां जब देश के अंदर गद्दारों को स्थापित करेंगी, उनको संरक्षण देंगी, तो कहीं ना कहीं अमित जी एक सवाल उठता है। अभी हाल में लखनऊ की मेयर ने खुद छापेमारी की थी और अगर आपके मुताबिक तो यहाँ पे जो लखनऊ में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने के, लेकिन उन्होंने कुछ ही दर्जनों के नाम बताए कि इतने पकड़े गए। अब टीवी पे वो अगर 50,000 को पकड़ी होंगी तो 50,000 के नाम बताना तो पॉसिबल नहीं है। अभी जांचें हो गई और कई हमारे महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी ने भी एक सूची है वो डीएम को दी है उन परिवारों की जो अवैध रूप से यहाँ स्थापित हैं। तो जांच की कार्रवाई एक दिन में नहीं होती कि हम उठा के उनको बाहर फेंक देंगे। मैं तौकीद की दो बात कर रहा हूं, जैसा कि जो चीजें हैं वो नियम अनुसार होंगी और जो भी अवैध है उनको देश के बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं तौकीद की दो बात कर रहा हूं कि तौकीद की दो, जैसा कि इन्होंने कहा कि डीएम ने भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष वो एक सूची सौंपेंगे। क्या महानगर अध्यक्ष की सूची कितनी मान हो सकती है, कितनी अवैध? देखिए, जिस तरह से जो पवनदीप रिणवा थे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने कहा कि ये एसआईआर किसी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को पकड़ने के लिए नहीं किया। उनके साफ ये संकेत थे। उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें हम पकड़ सकें। हम सिर्फ एसआईआर करा रहे हैं, लोगों के वोट क्लियर होंगे, ट्रांसपेरेंट एक लिस्ट बनेगी, जो होगा वो अपने आप फिल्टर हो जाएगा, लेकिन कोई एक अकाउंट के पास भी नहीं होगा जिसमें कहा जा सके साफ तौर पर कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी है। पहली बात। दूसरा सबसे अहम मुद्दा यह है कि 2026 में ये एसआईआर हुई है, पहला ड्राफ्ट रोल भी आ गया है। इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर किस तरह पड़ेगा, यह अहम सवाल है। इसमें किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, यह अहम सवाल है। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 58 लाख करीब 88 लाख ऐसे वोट थे जिससे सिर्फ चुनाव जीत का हार का परिणाम बदल गया था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 88 लाख वोटों से जीती थी और जो एसआईआर हुई है उसमें करीब 2 करोड़ 90 लाख वोट कटे हैं, यानी कि जीत से दुगना आंकड़े के वोटर कट गए हैं इस बार। इसका असर विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा? दूसरा सवाल यह है कि महानगरों में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स कहलाए जाते हैं, कि कहा जाता है कि महानगरों से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी महानगरों में मजबूत रही है। ऐसे में जो आंकड़े आए हैं पहले ड्राफ्ट रोल के, उसमें कहा जा रहा है कि शहरों से वोट कटे हैं। शहर का वोट अगर कटा है 30%, लखनऊ में सबसे ज्यादा वोट लखनऊ के कटे, 30% वोट कट गए। इसी तरह से नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज जो महानगर है यहां से वोट कटे हैं। जाहिर तौर पर ये वोटरों ने 2 जगह नाम होने की वजह से माना जा रहा है कि उन्होंने अपने गांव में अपने वोट को सिक्योर करना ज्यादा सही समझा। लेकिन क्या 2027 के चुनाव में ये लोग वोट डालने गांव जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या शहर का आदमी को वो वापस उनके गांव तक ले जा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ऐसे में एक सवाल उनके लिए है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2 करोड़ 80 लाख वोट कट गए, 2 करोड़ 90 लाख वोट कट गए हैं और 80 लाख से हार जीत का फैसला उत्तर प्रदेश में हो गया था। ऐसे में उनके लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि क्या वो एक वोट बैंक को फिर से ला पाएंगे। आपने जिस तरीके से बात की, मैं टीएन मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ सहयोगी हमारे हैं, मैं उनके पास जाऊं उसके पहले मैं एक आंकड़ा पेश कर दूं कि जो कि गत दिवस जारी किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 12.55 करोड़ वोट इस समय हैं और मृत मतदाताओं की जो मर गए हैं उनकी संख्या 46 लाख से ज्यादा थी, 46 लाख से ज्यादा थी। और जो लोग बाहर चले गए हैं उनकी संख्या 2.17 करोड़ है। ठीक है, इस प्रकार तकरीबन लगभग 25.27% लोग ऐसे हैं जो अभी तक पंजीकृत नहीं हुए, ये मोटे तौर पे है। और उनको एक टाइम भी दिया गया है कि जो लोग अभी अपना स्थानांतरित हो गए उनको मौका दिया गया है कि वो एक नियत समय के तहत वो कर लें। लेकिन अभी जैसा कि तौकीर किदवई ने सवाल उठाया कि क्या जो मतदाता बदले जा रहे हैं, जो गांव में अपना मतदाता सूची में नाम दाखिल करा रहे हैं, क्या वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? टीएन जी क्या कहते हैं? देखिए, गांव का चुनाव जहां तक होता है, प्रधान का चुनाव होता है पहले चीज तो ये तो गांव में जाने लोग हजरत प्रधान चुनाव होती है, फिर उसके बाद विधानसभा में और फिर लोकसभा के तीनों अगर जो है वो वोट देना शहर में जो रहता है उसके लिए गांव जाना संभव नहीं होगा, ये पक्का है।
कि वो शहर से बार बार देहात ग्राम प्रधान के चुनाव तो इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उसके निजी जो है तमाम निजी हित इन्वॉल्व रहते हैं कि चाहे गांव के विकास की बात हो। लेकिन विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ये कतई संभव नहीं है कि यहाँ का आदमी जाके और गाँव में वोट डाले। अब उसका अगर शहर में नाम है तो गाँव स्वाभाविक नहीं होगा, तो उसका नाम एक जगह से कटा है, एक जगह से रहेगा। तो इन स्थितियों में तमाम स्थितियां हैं, जब जो बाहर चले गए वो परेशान है कि उनके नाम क्यों हटा दिए गए। और अब स्थिति क्या है, जो लोग उन फॉर्म भरा भी है उसमें से तमाम ऐसे लोग हैं कि उनका पता चल रहा है कि हाँ उनका नाम नहीं है, अब उनको आपत्तियां आ गई हैं, इसको लेकर भी लोग। अब सरकार की देखिए, जहां तक अभी अमित जी का सीधा है कि सरकार को लोगों की भ्रांति दूर करनी पड़ेगी और लोगों को जो शक है या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नाम जान के काटे जा रहे हैं, वर्ग विशेष के नाम काटे जा रहे हैं, तो ये भी एक जो है उसको दूर कर। और रोहिंग्या की जहां तक बात है, बांग्लादेशियों की बात है, ये धरपकड़ अरसे चल रही है, लेकिन इसका कोई सॉलिड परिणाम अभी तक नहीं आया है कि कोई सॉलिड परिणाम दिखाई दिया हो कि अभी तक क्या रोहिंग्या कितने पकड़े गए, कितने बांग्लादेशी बाहर किए गए, या क्या आगे होगा। अब ये समय बताएगा। इतना जरूर है कि बहस लंबी चलेगी और विपक्ष ने इसको अपना मुद्दा बनाया और सत्ता पक्ष को अपना जवाब देना पड़ेगा, और जवाब से देने नहीं पड़ेगा, इसको हकीकत में अमली जामा देना पड़ेगा, तभी जनता शांत होगी। अन्यथा जो एसआईआर जो है गले की हड्डी बन जाएगी और अगला चुनाव भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मैं आता हूं समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं दारा सिंह यादव जी। दारा सिंह यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है। तो एक तो बात यह है कि भले इनका कितना कथन सत्य है कितना नहीं। दूसरी चीज, जो मतदाता है, जो कि आप पार्टी है मूलतः ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत दखल अंदाजी रखती है, तो क्या जो वोट बढ़ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र जो वोट बढ़ रहे हैं वो वहां पे वोट डालने जाएंगे नहीं? दो सवालों का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, जिसको देश की भविष्य होता है और जिसको चिंता होती है देश की और जिसको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है, वो कहीं भी जा सकता है। ये लोकतंत्र संविधान से चलने वाला देश है और इस देश में किसी को हम ना दबा सकते हैं और ना किसी को हम जबरदस्ती कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये अभी जो व्हाट्सएप से डट के आते हैं, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब इसी उत्तर प्रदेश में कहीं आपके पास घटना हो जाती है, तब आपकी सरकार का कोई जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री क्यों नहीं जाता? पहला। दूसरा, जब उसी गांव में आपका चुनाव होता है, अब आप चले जाते हैं वहां पर, तो देश को आप गुमराह कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज उठाना। आपने क्या नहीं किया? आपने जब नौजवानों ने आपसे नौकरी मांगी, आपने लाठियां चलवाई, आपने महिलाएं सुरक्षा मांगी, आपने विधानसभा के सामने उनको आग लगाने को मजबूर कर दिया। किसानों ने आपसे मदद मांगी, आपने उनको खालिस्तानी बोल दिया। आपने अपने देश के ही आदमियों को यह साबित करने पे मजबूर कर दिया कि हाँ हम भारतीय हैं, जबकि आप भारत में हो, भारत का वोट लेके आप सत्ता में आए हो। आप उन्हीं पर शक करने लगे जो इस देश को न्याय करते हैं, जो इस देश की सरकार को चुनते हैं। आप बताइए किसके साथ आपने अन्याय नहीं किया है? जब देश के साथ आप अन्याय करोगे तो समाजवादी पार्टी, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, आपसे जवाब मांगेगी, आपको देना पड़ेगा। आपने क्या नहीं किया? मैंने जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाने जा रहे थे, आपने बैरिकेटिंग लगाई। आप इतने बड़े तानाशाह हो गए कि बैरिकेटिंग में घंट लगा दिया। आप महापुरुषों से लेकर आज हमारे जो गांव के वोटर हैं, दारा सिंह यादव जी, मुद्दा है एसआईआर का, हम लोग एसआईआर पे बात करते रहेंगे। अब आइए, एसआईआर पुनरीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एसआईआर का जिस दिन से आदेश हुआ उस दिन से समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पहरी के तौर पे सबको उतारा। हमने विरोध नहीं किया निर्वाचन आयोग का, मगर निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके परिणाम आपको 4 दिन में मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो वोटर लिस्टें आई हैं उसके हिसाब से गांव गांव जाएंगे, चेक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे कि हम आपके मंत्री के माथे बैठे या आपके नेता के माथे बैठे। हम घर घर चेक करेंगे, घर घर फार्म भराने की जब हिम्मत रखते हैं तो घर घर जाके हर एक वोट बचाएंगे, क्योंकि जब वोट बचेगा तब हमारा देश बचेगा। देखिए, अब मैं आता हूं अमित त्रिपाठी के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेता है और वो बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। इन्होंने अभी सवाल किया दारा सिंह यादव जी ने कि किस तरीके से भारतीय, इनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने नहीं देते और हमेशा विरोध करते हैं। अगर जो आदमी विरोध करता है उन पर लाठी बरसाते हैं, उन पर एफआईआर कर देते हैं। एक तो सवाल ये है, और दूसरा आपको क्या कहना है इस पे? देखिए, समाजवादी की दिक्कत क्या है, आपने सवाल पूछा एसआईआर पे,
वो पहुंच गए अपराध पे। समाजवादी से ज्यादा किसी ने उत्तर प्रदेश में अपराध देखा है? समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार से 5 गांधीदास मार के पीछे बच्ची से गैंगरेप हो जाता, उसके बाद खुलासे तक इनकी सरकार जब तक रहती तब तक उस आरोपियों को नहीं पकड़ पाते। मुजफ्फरपुर दंगा होता है, वहां के जो आरोपी थे उनको 5 गांधीदास मार्ग पर सम्मानित करने का काम कौन करता है? अखिलेश यादव जी। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति का चुनाव प्रचार कौन करता है? अखिलेश यादव जी करते हैं। देखिए, गुंडे अपराधी की बात समाजवादियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगों में झोंका, जिन्होंने जब नौकरी देने की बात आती है तो एक जाति एक समुदाय के लोगों को तरजीह दी जाती है, चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो, सबको उनका हक मारकर एक जाति को देने का काम करते हैं। उस समय उनका रोजगार कहां चला जाता है। लेकिन जहां तक बात है एसआईआर की, देखिए एसआईआर एक प्रमुख मुद्दा है, जो भी देश हित का मुद्दा है उसको भारतीय जनता पार्टी आगे लेके जाती है, सत्ता रहे ना रहे, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश के लिए हम काम करते हैं। रही बात देखिए अखिलेश यादव जी, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ बैठ के कि हमारे पैरी उतरे हुए हैं। मुझे बताइए, आप मीडिया कर्मी मुझे बताइए कितने पैरी आपको इनके दिखे, किस जगह दिखे? कहीं नहीं दिखे। देखिए ये हताशा में है, ये निराशा में। जब एसआईआर बंगाल के अंदर हुआ उसके बाद के परिणाम जब आए तो अखिलेश यादव जी मुंह में कितने दिन चुप्पी साधे रखे, कोई बयान नहीं आता उनका। देखिए ये हताशा में निराशा वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं किस प्रकार से 2027 की जो हार है वो अभी से दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इनको कोई तो मौका चाहिए, कोई तो बहाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए कि कम से कम चुनाव तक तो टिके रहे। तो इनके कार्यकर्ताओं में भी वो हताशा है कि वो कभी 2027 में पुनः जीवित नहीं हो सकती है। ये लोग अभी से चुनाव में हार मान चुके हैं, इसीलिए सरकार पे प्रत्यारोप लगाते हो। यही बात अखिलेश यादव जी की तो मैं इतना कह दे सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के रहमो करम पे मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो जनता के आशीर्वाद से बने हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में अपने पिताजी के रहमो करम पे बने थे। शिवपाल यादव जी उस समय मैं आपके पास अभी लौटता हूं, अभी आपको लौटा हूं, मैं तौकीर के के पास जाऊं। इससे पहले इनके सवालों का जवाब मैं दारा सिंह यादव से चाहूंगा कि इन्होंने जो आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडों के साथ जाते हैं और ये अखिलेश यादव अपने पिताजी के रहमो करम पे बने, इन दोनों सवालों का उत्तर क्या देते हैं आप? देखिए, हमने कहा ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चूंकि छात्र होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो 2022 बता रहे थे। देखिए 2012 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, 17 तक वो रहे और जो भी किया एक समाज के लिए नहीं किया। एम्बुलेंस चलाए तो किसी एक समाज के लिए नहीं चलाए थे, अस्पताल बनाए तो किसी एक समाज के लिए नहीं बनाए। इनका सवाल था, अपराध पे आते हैं, कहते हैं गायत्री प्रजापति को बता रहे हैं, वो आज भी जेल में है। हमारी तरफ से कोई वकील कोई वो नहीं किया गया। मगर कुलदीप सहगल का केस लड़ने के लिए फंडिंग कौन करता है? राम रहीम जेल से बाहर है, उसका फंडिंग कौन करता है? बलात्कारियों को माला कौन पहनाता है? भारतीय जनता पार्टी पहनाती है। जब विपक्ष में थे दंगा आपने कराया, सुप्रीम कोर्ट के हर एक कागज को हम निकाल के दिखा सकते हैं, समाजवादी पार्टी का किसी नेता का नाम नहीं आएगा। और आप बता दीजिए, आप माफियाओं की बात करते हैं, आप जिन पर आरोप लगाते थे घोटाला के, आज वही तुम्हारी पार्टी में है और आपने उन्हीं को अपने पास ले जाके ईडी सीबीआई से बचाने का काम किया है। कह दीजिए कि तौकीर जी, आपने समाजवादी पार्टी भी देखी है और क्राइम भी देखते हैं, आप बताइए इन दोनों बातों का जो बता रहे हैं कि क्राइम यहाँ वो है वो जो छूट रहे हैं और समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करती है, तो आपको क्या लगता है ये कितना सत्य है? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अपराध कभी रोका नहीं जा सकता। अपराध का एक मॉडल चेंज होता है। पहले अपराध डकैतियों में था, आज साइबर क्राइम हो रहा है। एक बड़ा मामला साइबर क्राइम का देखने को मिलता है, जहां डिजिटल अरेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में बयान दिया कि डिजिटल अरेस्ट एक बड़ी समस्या बनती जा रही है फिलहाल। लेकिन हम लोग आज जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं एसआईआर पे, एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सुनना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो एसआईआर हुई है, इस एसआईआर की वोटर लिस्ट और जो हमारे ग्रामीण चुनाव होते हैं उस एसआईआर उस वोटर लिस्ट में बड़ा अंतर है, करीब 4 करोड़ वोटर का अंतर है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी सवाल खड़े किए थे एसआईआर पर और कहा था कि अब हमें उसमें सबको लगना पड़ेगा। मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि एसआईआर को जो लोग छूट रहे हैं उनको भरवाया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि जो फॉर्म 6 है उसके जरिए जो वोट छूट रहे हैं, जो लोगों के नाम नहीं आए हैं इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, उसको जोड़ा जाए। लेकिन चुनाव आयोग के पास अभी फिलहाल पुख्ता तौर पर इसका कोई जवाब नहीं है कि ये जो अलग अलग चुनाव की जो लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, चाहे वो ग्रामीण चुनाव की और विधानसभा और लोकसभा चुनाव की, उसमें करीब 4 करोड़ वोटर अंतर है। ये एक बड़ा सवाल है। अमित त्रिपाठी के पास आऊं कि इसके पहले मैं टीएन मिश्रा से पूछूंगा, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो आयोग की थी उसमें गए थे, उन्होंने देखा था, क्या जो तौकीर ने सवाल उठाया है वो कितना सार्थक है और कहां तक आप उससे सहमत है? ये सीधी बात है जो रणजीत रिडवा जी ने तो कहा
कि वो किसी जो है, अभी जो बांग्लादेशी की बात चल रही थी, उन्होंने सीधे से कहा हमारे पास ऐसा कोई फंडा नहीं है, ना कोई फार्मूला है जिससे हम इसको जो है आउट कर पाए। हम पेपर्स के आधार पर जो SIR हो रहा है, जो पेपर दाखिल करेगा, जो हमारे मानव खरा उतरेगा उसका नाम शामिल होगा, और जो मानव खरा नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। तो ये अब 2003 के आधार पर जो वोटर लिस्ट बनता तय हो रही है, तो उससे पुराने 2003 के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अगर वो 2003 डॉक्यूमेंट दे देगा तब तो उसका वोटर लिस्ट नाम रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब SIR जो है इसलिए मुद्दा बना हुआ है, जब CM खुद चिंतित हैं कि उनको ये भी लग रहा है कहीं उनके ही वोट न कट रहे हैं, कि स्थितियां दूसरी भी हैं, कि जरूरी नहीं कि भाई भाजपा वोट देने वाले लोग हैं वो भी उसमें कट सकते हैं। तो ये दोनों, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे आम आदमी हो, सबके लिए चिंता की बात है कि जो वोट कट रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक भी अमित कह रहे थे, मैं उनको बता दूं कि कहीं भी कोई भाजपा का आदमी, मैं इसी लखनऊ क्षेत्र में रहता हूं, राजेश्वर सिंह का इलाका मेरा है, आज तक कोई विधानसभा सभासद से लेकर के और सांसद के प्रतिनिधि तक किसी आदमी ने कोई जहमत नहीं उठाई, कहीं कोई जा नहीं रहा, ना कोई पूछ रहा है। वो जनता है, खुद युद्ध कर रही है, खुद बताइए और ये हकीकत है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, आम लोगों की बात बता रहा हूँ। ज्यादातर इलाकों में ही है कि लखनऊ में जिन लोगों से जान पहचान पूछेगा, मेरा कोई नहीं है। तो ये स्थिति पब्लिक लड़ रही है अपनी लड़ाई, अपने पेपर और अपने डॉक्यूमेंट ले जाने उसका काम है, और बाकी कोई पूछ नहीं रहा है। अमित जी, बड़ा सवाल उठाया है TN मिश्रा जी ने कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के कहा तो जा रहा है कि कार्यकर्ता एक वोट बनवाने के लिए बूथ जा रहे हैं, और जबकि समाजवादी पार्टी ने कभी प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा कि वो 100% उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, बूथ जा रहे हैं, वोट बनवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर वोट बनवाने नहीं जा रहे तो क्या असर है और क्यों नहीं जा रहे? देखिए, मैं मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ। इस बात से भाई, हमने ये नहीं कहा कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया। हमारी कमी कहीं ना कहीं जरूर रही, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे चिंता जताई, और जब मुख्यमंत्री जी ने चिंता जता दी तो हम लोग को भी उस चीज पर विचार करने की जरूरत है। और रही बात, देखिए, देश प्रदेश के मुखिया हैं, हम सबको जिम्मेदारी, हम प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, केवल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। ये देश हित के विषय है, हर विषय में केवल नेता की जिम्मेदारी नहीं है, जनता को भी अपनी भागीदारी उसमें निभानी पड़ेगी। ये क्योंकि जो ये चुनाव से जुड़ा विषय है, जो मतदाता विषय है, देखिए कई ऐसे भी लोग हैं जहां पे बीएमओ को वापस करना उचित नहीं समझा, तो भी कहीं ना कहीं ये भी समस्या आई है। लेकिन हाँ, हम इस जिम्मेदारी को समझते हुए, हमारे आज ही बैठक हुई है, हमारे नीरज भैया जी जो लखनऊ में हैं, उनके द्वारा बैठक ली गई है, और हर पदाधिकारी को अपनी अपनी जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। जहां कमी रह गई उस कमी को पूरा करते हुए, ये नीरज जी को जिम्मेदारी किसने दी है? नहीं, नीरज जी को जिम्मेदारी किसी ने नहीं दी है। नीरज जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो उनके साथ वो भी एक बूथ, उन्होंने भी एक वार्ड लिया है, वो भी जनता के साथ कायम करेंगे। देखिए, यहाँ चांदी का चम्मच लेके कोई नहीं पैदा होता भारतीय जनता पार्टी में। वो राजनाथ जी के पुत्र जरूर हैं, लेकिन वो एक आम कार्यकर्ता की तरीके से जाकर बूथ की जिम्मेदारी लेगा, एक वार्ड की जिम्मेदारी लेगा कि जहां पे वोटों की कमी रह गई वहां हम वोट बनवाएंगे। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां परिवारवाद चलता हो और वहां पर जाके आप केवल जब बनती हुई चीज है वहां जाके फोटो खिंचवाने। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल्याण सिंह के पुत्र हमारे यहाँ पे एक हमारे चाहे जितना बड़ा पद पे बैठा व्यक्ति हो, वो एक कार्यकर्ता पहले, बाद में कोई बड़ा पदाधिकारी है। हमारे यहाँ वो राजनाथ जी के बेटे जरूर हैं, लेकिन वो बेटे बाद में, पहले कार्यकर्ता है। उन्होंने एक वार्ड की जिम्मेदारी ली, उन्होंने कहा है कि जहां कमी रह गई मैं उसको पूरा। मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी के नेता कुछ बोलना चाहते हैं, उनको माइक दिया जाए, वो बताना चाहते हैं कि कौन कौन भाजपा के नेता किस तरीके से कहा। देखिए, एक कहावत हमारे गांव में रहती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। भाई साहब ने नाम भी लिया तो रक्षा मंत्री के बेटे का लिया। हम सोच रहे थे कि किसी गांव में एक किसान के बेटे का नाम लेंगे, तो सोचिए परिवारवाद कहां पे है। समाजवाद वो है कि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं, राय होटल से लेकर हैदरगढ़ तक मेरे पिताजी गाड़ी चलाते थे, मैं उनका बेटा हूं। और सुनिए, मैंने उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार रही है, मैंने गरीबों के लिए मांगा, आज तक अपने लिए नहीं मांगा। चाहे रक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। आपने कहा कि आज लोकतंत्र है, संविधान चल रहा है, चांदी का चम्मच कोई लेके नहीं घूमता है, मगर आज मुख्यमंत्री जी को स्वयं कहना पड़ा कि आप जाइए SIR कराइए। ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए SIR लेके आई थी उस कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के पहले से अलग। देखिए, समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपको त्रिपाठी जी आपको समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुद्दा इतना गंभीर है। सियासत इस बात पर गरमाई हुई है कि SIR में क्या सही क्या गलत, और SIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पुनरीक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यह मुद्दा काफी गंभीर है। लेकिन आप सभी लोग हमारे स्टूडियो पधारे, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।